10th क्लास का चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 3। और आज का टॉपिक क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है और सतह से टकराकर वापस आएगी। जिस मीडियम से आ रही है टकराने के बाद उसी मीडियम में जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब बात क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात थोड़ी सी चेंज आ गया है, या इंटरनल की बात आ रही है। तो चलो इसकी डिफिनेशन पहले बना लेते हैं कि क्या कहता है। अब एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से ये प्रोसेस हमें समझ आ पाएगा। ये डायग्राम आपने नहीं बनाया, फिर जब मैं बनाऊंगा दोबारा वो आपने बनाया। ऐसे मान लें आप, ये क्या है? वाटर मान,
से यहाँ पे क्या है वाटर डेंसिटी एयर के मुकाबले में वाटर डेंसिटी एयर के मुकाबले में कम होती है। शाबाश, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कम है। वाटर डेंसर मीडियम हुआ और एयर मीडियम। यानी बाहर क्या चीज़ है हमारे पास? अरे एयर है, एयर मीडियम। ओके, यहाँ इस कार्बन में आप एक एलएस लाइट सोर्स रखते हो, ठीक है? यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर एक नॉर्मल, यहाँ पर एक नॉर्मल। एक रे को हम 1 2 3 4 डिफरेंट नॉर्मल्स पे क्या करेंगे, बारी बारी इंसिडेंट करवाएंगे। ये यहाँ से निकलने वाली बहुत सी रेज होंगी, उनमें से एक रे को पहले यहाँ इंसिडेंट करवाते हैं, फिर यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे, फिर यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे, फिर यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है ना? अब लाइट यहाँ से आएगी, लाइट यहाँ से आएगी, ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। ठीक है, कहाँ से आ रही है? डेंसर से। किधर जाएगी? रेयर में। जब डेंसर से आकर रेयर हो जाती है क्या होता है? बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है। बेंड किस तरह? अवे फ्रॉम। जब डेंसर से रेयर हो जाएगी, अवे फ्रॉम डालो। असल में इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे के बजाय ये हो जाता है। ध्यान देना बातों पे, वरना नहीं समझ आएगी बात। ये एंगल जो बना हुआ है ये क्या है? थीटा आई। कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। क्यों इंसिडेंट एंगल है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाती है वो इंसिडेंट एंगल होता है। और ये कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या है? थीटा आई। तो ये बात मैंने बताई थी कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो थीटा आई कम और थीटा आर ज्यादा। ठीक है, अगर हम थीटा आई को बड़ा करें तो थीटा आर क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा। थीटा आर थीटा आई से पहले से ही बड़ा है, लेकिन अगर हम थीटा आई को बढ़ाएं तो थीटा और बड़ा हो जाएगा। समझ रही ना? मैंने बताया था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर। अब इस रे को मैं यहाँ इंसिडेंट करवाता हूँ, इसके बजाय इसी रे को यहाँ लेके जाता हूँ। वहाँ लेके जाने का मतलब क्या है? ताकि इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाए। इंसिडेंट एंगल को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। अब इसको देखो, ये भी इंसिडेंट रे ही है, वही रे यहाँ पर इंसिडेंट करवाइए, यहाँ पर थीटा आई बन गया और ये थीटा आई जो है नंबर 1 हो गया और ये नंबर कौन सा? 2। जो दूसरा इंसिडेंट एंगल है वो पहले इंसिडेंट एंगल से क्या नजर आ रहा है? बड़ा है। जब इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल बढ़ेगा? थीटा आर। थीटा आर भी बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। समझ आइए ना? अब आप इस थीटा आर को चेक करो और इस थीटा आर को बढ़ गया। मतलब क्या रिजल्ट निकला? जो थीटा आई बढ़ेगा थीटा आर बढ़ता जाएगा। पहले से ही बढ़ा है और बढ़ जाएगा। अब मैं इस रे को इस पर इंसिडेंट करवाता हूँ। कहाँ इंसिडेंट करते हैं इसको? इस जगह पर इंसिडेंट करते हैं। तो ये थीटा आई नंबर कौन सा हो गया? 3। तो देखो थीटा आई 1 जो है, हाँ शुरू में कम था, फिर हमने जब सेकंड नॉर्मल पे इसको ड्रॉ किया तो बढ़ गया, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा आर भी बढ़ गया। थीटा आई जब इंसिडेंट करवाया 3 नंबर पे और बढ़ा दिया तो थीटा आर पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर थी, अभी इस बार थोड़ी और इधर होगी तो यहाँ पर थोड़ी और इधर हो जाएगी, तो थोड़ी और इधर हो जाएगी तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। हाँ, अब जो थीटा आर यहाँ पर है उसकी खास वैल्यू मिल गई हमें, लेकिन
मेरे अल्फाज पे ध्यान देना। थीटा I1 पे थीटा R एंगल है, बट ये थीटा R 90 का नहीं। थीटा I2 पे भी थीटा R 90 से कम है। थीटा I3 पर थीटा R कितने का बन गया? 90 का। थीटा I कौन सा एंगल है? किसके चेंज करने से थीटा R चेंज हो रहा है? थीटा I। कमाल किसका होगा? थीटा I। समझ आई ना बात? क्योंकि थीटा R तो डिपेंड किस पे करता है? थीटा I पे करता है। वो वाला इंसिडेंट एंगल अल्फाज पक्के कर लेने में बस पूरा पक्का के बाद क्या हो गया? तो कम हो गया, समझ आ? वो वाला इंसिडेंट एंगल जिस पर मुतल्लका थीटा R कितना हो जाए? 90 हो जाए। उस इंसिडेंट एंगल का एक खास नाम अगर देंगे, वो नाम क्या है? क्रिटिकल एंगल। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? CRICTL, क्रिटिकल एंगल। क्या नाम हो जाएगा? कौन से एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल? इंसिडेंट एंगल का, क्योंकि कमाल किसका है? पर क्रिटिकल कब होगा? जब करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स ऑफ 90। अब ये थीटा I क्रिटिकल नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग थीटा R नॉट इक्वल टू 90। ये वाला भी क्रिटिकल नहीं है बिकॉज़ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट इक्वल टू 90 लेस देन 90, बट दिस इज क्रिटिकल। दैट इज स्पेशल एंगल जिस पर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 हो गया। इस वाले इंसिडेंट एंगल को बाल का बच्चा इसको क्रिटिकल कहने लगता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसको, इस वाले इंसिडेंट एंगल को जिस पर थीटा R 90 हो जाए तो इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम ये तो मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलना है ना हमें। हाँ, ठीक है, ये यहाँ लिख देते हैं थीटा I कौन सा एंगल हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। थीटा फॉर एंगल और C फॉर क्रिटिकल। ये इस थीटा I को हम क्या कहेंगे? थीटा I नंबर 3 जो है बराबर है किसके? खास थीटा C के। ओके, अब मैं क्या करता हूँ? रे को यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। हाँ, अगले पॉइंट पर ड्रॉप। सही है? जब यहाँ ड्रॉप करेंगे तो दैट इज आल्सो इंसिडेंट एंगल। फिर सवाल कंपेयर करो इस थीटा I का और इस थीटा I का। थीटा I नंबर 3 है ये, और थीटा I3 का नाम हमने चेंज कर दिया थीटा C। मुझे ये बताओ थीटा I 4 बड़ा है या थीटा C बड़ा है? थीटा 4 बड़ा है। अब फिर तरतीब से चलते हैं। इंसिडेंट एंगल कम था तो सामने वाला एंगल इस इंसिडेंट से तो बड़ा था लेकिन 90 से कम था। इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो अगला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, रे और क्या हो गई? अवे हो गई। जब थीटा I और इंक्रीज किया तो रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गई। जब थीटा I और बढ़ाएंगे तो थीटा R और बढ़ेगा। हाँ, देखो चले थी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब क्या हो जाएगा? हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ क्या? अमल कौन सा, प्रोसेस कौन सा? शाबाश, रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके अपने रास्ते से हट जाना, ऐसा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है?
रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन। बट ये रिफ्लेक्शन कब हुआ? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया? बढ़ गया। ये कब हुआ? जब थीटा आई बड़ा हो गया, किससे? थीटा सी से। तो लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में वापस आ गई। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द इंसिडेंट एंगल, ध्यान कर देना, व्हेन द इंसिडेंट एंगल, व्हेन द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल किसको होता है? इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रही है? डेंसर मीडियम is greater, incident angle is greater than what? Critical angle. Then the all the intensity of ray, वो जो रे आ रही, ये वाली रे जो है, इसकी जितनी की जितनी इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड बैक इनटू दी सेम डायमेंशन मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल। टोटल मैंने लिखा, इसको समझाता हूँ। टोटल यहाँ पर मैंने लिखा ऑल इंटेंसिटी, मतलब क्या हुआ? इस रे की जितनी इंटेंसिटी थी उसमें से कोई इंटेंसिटी यहाँ पर जज़ब नहीं हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, क्योंकि जब लाइट किसी सतह पर पड़ती है कुछ ना कुछ अमाउंट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है? कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस। यहाँ ना तो कोई रे, कोई इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, ना एब्जॉर्ब हो रही है, बल्कि सारे का सारा, इसलिए इसका नाम क्या है? टोटल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो सही मीनिंगफुल डायग्राम ये है, ये मीनिंगफुल डायग्राम, ठीक है? अगर इसे आप बना सकते हैं, अदरवाइज मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। हाँ, एक में क्रिटिकल एंगल शो करूंगा और दूसरे में क्रिटिकल से बड़ा एंगल शो करूंगा, ठीक है? हाँ, ये मीनिंगफुल है, क्योंकि आगे हम हेडिंग दे देते हैं कि क्या किस क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इसके अंदर जिसकी मदद से डिफाइन हुआ है वो क्या है? क्रिटिकल एंगल है। CRICEIA क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? The angle of incident, the incident angle, the incident angle, incident angle for which, जिस इंसिडेंट एंगल के लिए, for which the corresponding, ये बात समझते हो? corresponding angle of refraction, angle of refraction, क्या वर्ड कहेंगे? angle of refraction angle of refraction is of what? 90 degree is called, yeah, look, the incident angle is called, incident angle को क्या कहते हैं? critical is called क्या? critical angle। तो जब इंसिडेंट एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है,
कोई इंटेंसिटी, कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट एब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि सब कुछ क्या होता है रिफ्लेक्टिव परसेंट है मीडियम। अब ये सारा कुछ जो है ना डायग्राम में मैं क्या करता हूँ शो किया है। The pattern is shown in the figure. The pattern is shown in the figure. बस किसा करते ही नहीं आगे मुझे। ओके, दो एडम्स हो गए, एक डिफिनिशन एड हो गई, एक कौन सी हो गई एडिट करूँ, एक डायग्राम हो गई। डायग्राम आखिर में बनती है, कहाँ पर बनती है यहाँ। द पैटर्न इज शोन इस स्टेज पे बनती है जब आप पेपर में कल कुछ बातें नहीं की थी, कुछ सामान का मैंने कहा आज चेक बता देना चाहिए। हाँ ऐसे कोई स्पीड दे देती है, हम कुछ करेंगे हम दे चलो जी। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो पूरी हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है। हाँ कंडीशन conditions for क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 लाइट कहाँ से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से। हाँ लाइट रे मस्ट, क्या लिखा छोटा नहीं लिखा हमने, क्या लिखा मस्ट लाजमी, must comes from denser medium. Okay. Number 2 क्या है? इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा तो तुम्हें आ गया बात। इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दैट इज कैसे लिखते हैं जी, थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी। ये कंडीशन है। अब हम एक फार्मूला लिखते हैं कि जिसकी मदद से आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बताए हुए हो तो आप क्या कर लें, क्रिटिकल एंगल मालूम कर लें, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर लें। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल जाए तो आप मीडियम को पता लगा देंगे कि ये मीडियम कौन सा है। या ऐसे बात कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन थीटा सी एंड थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा सी के दरमियान रिलेशन।
स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? हाँ, n1 sin थीटा I इज इक्वल टू n2 sin थीटा R, दैट इज स्नेल्स लॉ। ऐसा ही है, बोलते नहीं। अब फर्स्ट मीडियम कौन सा है? वाटर। इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स हम क्या लेंगे? n1 होगा, और बाहर क्या है? एयर। इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होगा? n2। तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? बाय स्नेल्स लॉ। बाय बाय है ना स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? n1 sin of theta I is equal to n2 sin of theta R। ओके, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसी बात है, मैं कुछ लिखता हूं कि जो थीटा आई है ये बराबर है किसके? थीटा सी, है कि नहीं? और जब थीटा आई थीटा सी के बराबर हो जाए तो थीटा आर कितना हो जाता है? नहीं ना, जब थीटा आई को थीटा सी के देते हैं तो उस वक्त थीटा आर कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर लें? पुट कर लें। क्या लिखते हैं? putting in equation 1 क्या बनेगा भाई? बन के मिलता है n1 sin थीटा c is equal to n2 sin of कितना? 90 डिग्री। डायग्राम मूव करता हूँ। चलो ये कुछ कंडीशन को बता दें। ये हो गया ना कंडीशन। ओके, इस ऊपर ले जाते हैं लास्ट स्टेप में। क्या? n1 sin थीटा c is equal to क्या है? n2 multiply 1। क्यों? पता होना चाहिए यार। sin 90 डिग्री is equal to 1 होता है। sin 90 कितना होता है? 1। अगला स्टेप क्या आ गया? n1 sin थीटा c is equal to n2। अगर हमें sin थीटा c चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? sin थीटा c is equal to n2 by n1। अब अगर एक बंदा मजीद ये कहता है n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का। हाँ, यहाँ पर इस टाइप का n2 is equal to 1 किसके लिए होता है? फॉर एयर। ऐसे लिख सकते हैं, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.00 समथिंग है, राउंड ऑफ में हम ले लेते हैं कितना? 1। तो फिर इस इक्वेशन को कैसे लिखवाओगे? लुक, sin थीटा c इज इक्वल टू क्या? 1, क्योंकि n2 1 हो गया बाय n 1 के बजाय जस्ट क्या लिख देते हैं? n1 को हमने n के दिया। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन थीटा c और n के दरमियान। ये हमारा क्वेश्चन था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने अभी कभी इस क्वेश्चन पे एक एग्जांपल मौजूद है, उस एग्जांपल को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
ताकि इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमें अच्छी तरह आ जाए।